जय हिंद। राष्ट्रपति से संबंधित हमने आर्टिकल्स देख लिए हैं और राष्ट्रपति का हमने इलेक्शन देख लिया है। जो सबसे मेन फैक्टर था जो हमें समझने में हमेशा दिक्कत करता है वो था इलेक्शन राष्ट्रपति का, तो वो आपको अच्छे समझ में आ गया। अच्छा, इलेक्शन के लिए योग्यताएं आप लोगों को पता है राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति यदि बनना है तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, पता है। इसके बाद राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन व्यक्ति ही खड़े हो सकते हैं ये पता है। कौन कैंडिडेट बन सकता है जिसके पास 50 क्या हो प्रस्तावक हो और 50 क्या हो समर्थक हो। ये चीज होनी चाहिए। कितने रुपए की राशि आरबीआई में जमा करनी? 15,000 रुपए की। इसके बाद राष्ट्रपति का होता है निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। कोई भी मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता। ये चीज हमें क्लियर थी। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन होता कैसे है। अच्छा, क्या सभी जो विधायक हैं ये सभी एमपी और एमएलए हैं, इनकी वोट की वैल्यू सेम होती है? नहीं होती। हर स्टेट की एमपी एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब जो भी विधानसभा के सदस्य होंगे राज्यों के, उन सबकी वोटिंग वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि जो वोटिंग वैल्यू है उसका आधार क्या है? जनसंख्या। तो फॉर्मूला क्या था? जनसंख्या कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के इंटू 1/1000। इससे आप निकालते थे एमएलए की वोटिंग वैल्यू। निकलती थी। जो हमने देखा था सबसे ज्यादा कहां की थी? यूपी की थी। और जब आपको एमपी मतलब सांसदों की वोटिंग वैल्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास कि कुल राज्यों के सदस्यों की वोटिंग वैल्यू अपॉन सांसदों की कुल संख्या। ये दो फॉर्मूले थे वैल्यू निकालने के। कोई इंटू 1/1000 है क्या इसमें? नहीं है। इसके बाद एक फॉर्मूला और था जिसको हम बोलते थे इलेक्टोरल कोटा। इसका फॉर्मूला क्या था? कुल वैध मत। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बता दी है कि अवैध मत किसे कहा जाता है। हमने बताया ना कि बैलेट पेपर में सही तरीके से फिलिंग ना करना प्रेफरेंस की, बैलेट पेपर को खराब कर देना, तो उसको क्या बोला जाएगा? या अपने वोट को उजागर कर देना, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वो अवैध हो जाएगा। तो इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला था कुल वैध मत, मतलब टोटल वैलिड वोट्स अपॉन कितने कैंडिडेट जीतने चाहिए? एक। और इस एक में कितना प्लस करना है? 1। और इस टोटल में कितना प्लस करना है? 1। तो ये होता है इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला जिसके तहत आपके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और प्रेफरेंस सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि पहले पहली प्रेफरेंस देखी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्लियर है? तो हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन देख लिया अच्छे से। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 54। अब एक चीज जो राष्ट्रपति को सब बहुत लाइटली लेते हैं, कि बार बार बोला जाता है ये तो नाम मात्र का प्रमुख है, इनके पास ऐसी क्या ही पावर्स हैं। तो राष्ट्रपति के पास कोई छोटी मोटी नहीं, काफी बेहद बड़ी पावर्स भी है ना, जिसके तहत वो बहुत सी शक्तियों को अपने देश में अपने स्वयं के द्वारा संचालित कर सकता है। तो हमें आज मेनली किस पे फोकस करना है कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि प्रेसिडेंट एक्चुअल में देश में करता क्या है। तो प्रेसिडेंट बहुत कुछ करता है और ऐसी बहुत सी पावर्स हैं जो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है। अच्छा, कुछ पावर्स प्रेसिडेंट के पास ऐसी हैं जिसमें वो कंप्लीटली फ्री है, फ्री हैंड, यानी वो उसका उपयोग कर सकता है। कुछ पावर्स प्रेसिडेंट के पास ऐसी हैं जिसे उपयोग करने के लिए उसको किसका परामर्श चाहिए? मंत्री परिषद का परामर्श चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, तो हम दोनों ही आज देखेंगे। मेनली देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट की पावर्स है वो 8 बिंदुओं पर हम आज कवर करेंगे। ठीक है? विधायी पावर्स, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, कार्यकारी या नियुक्ति शक्तियां। आपको पता है ऐसे बहुत से पद हैं जिसपे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, किसी भी देश में भारत के डिप्लोमेट को भेजना और दूसरे देश से आने वाले डिप्लोमेट को यहाँ नियुक्ति पत्र देने का काम कौन करता है? मान लो हमें अपना पेरिस में कोई राजदूत भेजना है, हमारी इंडियन एम्बेसीज होती हैं जहां राजदूत और उच्चायुक्त बैठते हैं। अब हमें यदि राजदूत भेजने हैं तो राजदूत भेजने के लिए उसे वो पत्र कौन देगा?
राष्ट्रपति देंगे, और किसी अन्य देश का राजदूत यदि भारत की एम्बेसी में आकर अपनी एम्बेसी में बैठना चाहता है तो उसे नियुक्ति पत्र कौन देंगे? राष्ट्रपति। क्षमा करने की शक्ति, मिलिट्री पावर्स और आपातकालीन शक्तियां, इसमें से कुछ पावर्स ऐसी हैं जिसमें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनमें हम बहुत समय नहीं देंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले किससे? विधायी, लेजिस्लेटिव पावर से। तो देखो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने, अरे ये तो वही चीज आ गई जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। जब हमने संसदीय प्रणाली पढ़ी थी तो हमें पता था कि नए सत्र को बुलाने का काम या संसद को सत्र के लिए बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वही चीज लिखी है कि राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने या स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, ये लोकसभा भंग कैसे होती है? राष्ट्रपति कंप्लीट तौर पर डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को, और ये लिखित अनुशंसा पर भी हो सकती है कि मंत्रिमंडल लिखित अनुशंसा भेज दे कि लोकसभा को क्या किया जाए? भंग। और दूसरी कंडीशन कब? जब 5 वर्ष का टर्म पूरा होता है तो जो सत्तारूढ़ दल है, जैसे अभी हमारा टर्म पूरा हो रहा है, भाजपा का टर्म पूरा हो रहा है, फिर से अप्रैल में क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे। तो ये गवर्नमेंट का जब टर्म खत्म होगा तो ये अपना जो पत्र है, आवेदन पत्र लोकसभा को भंग करने का, वो किसके पास लेके जाएंगे? और राष्ट्रपति डिसॉल्व किसे कर देंगे? वो उसे डिसॉल्व करेंगे, तभी फिर नई लोकसभा का गठन हो पाएगा। जब तक पुरानी लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी, नई लोकसभा का गठन नहीं हो सकता। तो सत्र में लोकसभा के सदस्यों को बुलाना, सत्र को स्थगित करना और लोकसभा को भंग करने का काम कौन करता है? कभी भी याद रखना, हमें इन चीजों को रटना नहीं है, पॉलिटी रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं। यदि मैंने बोला संसद को बुलाना, तो इससे पढ़ो मत कि राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं, और राष्ट्रपति क्या करते हैं? भंग करते हैं। उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि यदि बोला लोकसभा को भंग करना, तो ये भंग करना क्या होता है, और भंग की शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसे आप जानते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट के नाम से। आपको पता है कई बार क्या होता है, कोई बिल आया हुआ है, ठीक है, कोई प्रस्ताव आया है लोकसभा में या राज्यसभा में, पर दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में फेल हो जाता है, और राज्यसभा में पास होता है तो लोकसभा में पास नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, ताकि सामंजस्य बैठ सके और बिल पास हो सके, तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है, जिससे बोला जाता है ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। और ये जो संयुक्त अधिवेशन है, जो फोन करके बुलाएंगे कि आ जाइए सबको साथ बैठ के यहाँ बातचीत करनी है, ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। ऐसे कोई भी ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकता कि मन किया लोकसभा स्पीकर का कि राज्यसभा सभापति को फोन किया कि चलो एक इस बार साथ बैठ के चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक संवैधानिक पावर है जो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव का अर्थ क्या है? आपके लोकसभा चुनाव जो हर 5 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर भी बता दो, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पता है आपको? कोई भी नया चुनाव होता है, उसके बाद जब पहला सत्र बैठता है तो कौन अपना अभिभाषण देते हैं सत्र की शुरुआत में? राष्ट्रपति। और जब अगले साल का नया सत्र बैठता है तो भी कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं। इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट की स्पीच, स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए, ये भी आपको पता है, कितने सदस्य? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को उन व्यक्तियों में से नामित करते हैं जो या तो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में क्या है, विशेष ज्ञान रखते हैं या अनुभव रखते हैं। इन क्षेत्रों में जो अच्छा ज्ञान रखते हैं या जिन्होंने एक समाज में अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, राष्ट्रपति उन्हें बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप आके कहाँ बैठिए? अब राज्यसभा में आकर बैठिए। तो इन्हें बोलते हैं मनोनीत सदस्य। क्या बोला जाता है? और राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर बैठे थे राज्यसभा में, वो चुने गए इन्हीं 12 सदस्यों में से एक। किसने बैठाया? राष्ट्रपति ने बैठाया। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के दो, अच्छा इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, पर पहले होता था। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कौन करता था? कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। राष्ट्रपति संसद में लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में या अन्यथा संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है।
यदि कोई विधेयक है जो लंबित चल रहा है तो उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपना एक संदेश किसे भेज सकते हैं, संसद में वो संदेश भेज सकते हैं। इसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अध्यादेश पावर है, सॉरी सॉरी सॉरी। 123 के तहत आपका क्या जारी होता है, ये 87 है, सही बोला आपने, ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, 87 है। 123 आपका क्या है, अध्यादेश है, हो जाता है फ्लो फ्लो में। इसके बाद जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 123। अब सही है, जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, आपको पता है संसद का सत्र नहीं चल रहा है परंतु कानून पास करना जरूरी है, या कोई ऐसा कानून है जो देश में हमें अभी लागू करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति अध्यादेश का उपयोग करते हैं। और अध्यादेश की पावर क्या होती है आपकी, कि वो जो कानून है 6 माह तक क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, परंतु जब भी सत्र बैठेगा तो 6 हफ्ते के भीतर आपको उसको क्या कराना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा। लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। सांसदों की अयोग्यता के प्रश्नों पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श कौन करता है, किस सांसद को अयोग्य घोषित करना है यदि उसने कोई ऐसा कृत्य किया है, असंवैधानिक कदाचार किया है, तो चुनाव आयोग के साथ ही परामर्श कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कुछ प्रकार के विधेयकों को पेश करने के लिए आपको पता है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, या बोल सकते हैं कुछ ऐसी निधियां होती हैं जिन्हें यदि संसद में पेश करना है तो किसकी पहले परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और अध्यादेश की समाप्ति भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्ट रखते हैं। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखते हैं, संसद के समक्ष। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किससे देता है, यूपीएससी जो अपनी रिपोर्ट देता है वो राष्ट्रपति कहां रखते हैं, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति कहां रखते हैं। तो ये डायरेक्टली ये जो रिपोर्ट है ये संसद के पास नहीं आती है, ये आती है राष्ट्रपति के पास। संसद के पास कौन भिजवाता है, राष्ट्रपति। ये सबके सब उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है। किसकी पावर्स, कौन सी पावर्स हैं, विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की, अच्छा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देख लेते हैं। संविधान का आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कर सकता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मन किया कि मेरे को खुद से कोई नया कानून बनाना है और उन्होंने अगले दिन उसको अध्यादेश के जरिए पारित कर दिया। किसकी सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अच्छा ये देखो क्या होता है, यही वो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को ये बोलने पे मजबूर करती हैं कि राष्ट्रपति कमजोर है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपने सारी पावर्स दे दी। ये तो वही बात होगी ना कि हमने सारी पावर्स आपको दे दी और फिर हम बोल रहे हैं पर हमसे बिना पूछे किसी भी पावर का उपयोग आप नहीं कर सकते। और यदि हमने बोल दिया कि आपको उपयोग नहीं करना है तो फिर आप उस पावर का उपयोग नहीं कर सकते। ये चीज हमने देखी है, हमने इमरजेंसी पावर में भी देखा था ये चीज, कि जब तक लिख कर नहीं देंगे तब तक इमरजेंसी नहीं लगा सकते, जब तक मंत्रिमंडल नहीं बोलेगा तब तक आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है जो राष्ट्रपति को तत्काल विधायी कार्यवाही करने की अनुमति देती है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो अध्यादेश है आपका, जो आर्टिकल नंबर आपका 123 है, जब अध्यादेश ये लाया जाता है मेनली किसी कानून को पारित करने के लिए। अच्छा ये कानून पारित तब किया जाता है जब आपकी संसद सत्र में नहीं होती है, संसद सत्र में नहीं है तो लाया जाएगा क्या, अध्यादेश। अच्छा कानून को जब पारित कर दिया जाएगा तो एक कानून का टर्म होगा 6 माह, 6 माह। पर जब आपका संसद पुनः सत्र में आएगा, पुनः सत्र में आएगा तो इस संसद के पास 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का समय होगा कि वो इस कानून को क्या करे, पास करवाए एक विधेयक लाकर। और ये विधेयक जब पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाकर एक्ट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, परमानेंट कानून बन जाएगा। पर अगर ये पास नहीं हो पाता है 6 हफ्ते के भीतर तो इसे 6 माह के लिए राष्ट्रपति फिर से जारी करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अध्यादेश के रूप में। तो ये होती है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको सिर्फ ये समझना है
कि अध्यादेश वो होता है कि जब सत्र नहीं बैठा है परंतु कानून बनाना कंपलसरी है या जरूरत है उस समय देश को, तो राष्ट्रपति एक साइन करते हैं और वो कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। इसके बाद कार्यकारी या नियुक्ति शक्तियां, एग्जीक्यूटिव एंड अपॉइंटमेंट पावर्स। भारत सरकार की सभी कार्यकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती हैं। आपको पता है जो भारत सरकार की सारी गतिविधियां कहने को तो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री करते हैं, पर किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति के पास भारत सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाने की क्या है? शक्तियां हैं। अच्छा, आपको ये चीज पता है कि कोई भी हमारा जो इंटरनेशनल समझौता होता है वो करते भले प्रधानमंत्री हैं या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जाकर करते हैं, परंतु वो होता किसके नाम पर है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है ना। यानी आपको बोलना चाहिए कि किसके नाम से बोला जा रहा है कि हम ये समझौता कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति हैं आपके, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक मतलब वेतन भत्ते, उसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? इसलिए बोला जाता है कि ये जो पद है ना अटॉर्नी जनरल का, इसको बोला जाता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद, प्रसाद पर्यंत, क्योंकि यहां सारी चीजें डिसाइड करने की पावर किसके पास है? तो इसे बोला जाता है कि ये जो पद है प्रसाद पर्यंत है, और किसके प्रसाद द्वारा चल रहा है ये? राष्ट्रपति, क्योंकि वहां सारी चीजें डिसाइड करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा कुछ व्यक्ति और हैं बड़े पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सीएजी, आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, सभी राज्यों के राज्यपाल और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। पता है आप लोगों को इन सबको कौन नियुक्त करता है? हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति नियुक्त और भी लोगों को करते हैं, जैसे आपकी सीजेआई, परंतु वो आपकी कार्यकारी शक्तियां नहीं होंगी, वो आपकी होंगी न्यायिक शक्तियां। तो वो हम न्यायिक शक्तियों में देखेंगे। ये चीज क्लियर है? इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या बना सकते हैं? आर्टिकल नंबर 340 याद है? राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो जब उचित समझे वो ओबीसी आयोग का क्या कर सकता है, या आयोग का गठन कर सकता है। और हम जानते हैं ये जो तीनों आयोग हैं, एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग, इनका गठन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अंतरराज्यीय परिषद का मतलब होता है ऐसी परिषद जो एक से अधिक राज्यों के लिए मिलकर बनाई हो। जैसे कोई काउंसिल बनना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे कोई काउंसिल काउंसिल का निर्माण किया जाना है, और वो काउंसिल होगी आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ तीनों के लिए। तो ऐसी काउंसिल जो अंतरराज्यीय है, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए बन रही है, ऐसी काउंसिल के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति भी करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अब यूटीज में तो राज्यपाल नहीं होते हैं, वहां पर कौन होते हैं? आपके केंद्र शासक प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। उनकी नियुक्ति कौन, कमिश्नर्स की नियुक्ति कौन करता है? हाई कमिश्नर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। और आपको याद है आपके अनुसूची नंबर 5 और 6, वहां पर राष्ट्रपति किसी विशेष अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है जो केवल किसके क्षेत्र के लिए काम करेगा? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए काम करेगा। और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में क्या है? शक्तियां हैं। ये शक्तियां दी गई हैं। तो देखो, राष्ट्रपति के पास आयोग बनाने की शक्ति है, आयोग के अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र देने की शक्ति है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की भी शक्ति है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सलाह मशवरा करना और मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा मांगना, हर प्रकार की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये हो गई उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सबकी नियुक्ति करता है। और शपथ भी कौन दिलवाता है? आपके सीजीआई को शपथ कौन दिलवाते हैं? हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास, अच्छा जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये है आपका आर्टिकल नंबर 143।
कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर आपके न्यायालय से क्या ले सकते हैं, सलाह मशवरा ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, राहत देने या कम करने और निलंबित करने का क्या है, अधिकार है। अब एक चीज है, ये उसकी एक स्पेशल पावर है, क्षमादान की शक्ति। इसको आगे अलग से स्लाइड में रखा गया है ताकि आपको डिटेल में वो चीज पढ़ाई जा सके, है ना। तो जुडिशियल पावर्स में आप इतना याद रखो, तीन चीजें याद रखो। पहला, नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की। दूसरी चीज याद रखिए कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सलाह मशवरा किससे कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। और तीसरा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां यानी डिप्लोमेटिक पावर्स। अभी हमने इस पे बात की थी कि राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है और राजनयिकों को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। ये वही है आपके, क्या बोला जाता है इन्हें, उच्चायुक्त बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं इनको एम्बेसडर्स बोल सकते हैं, और क्या बोला जाता है, राजदूत बोला जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, और प्राप्त करने का मतलब है कि जो अन्य देश के राजदूत आ रहे हैं उनकी नियुक्ति भी कौन प्राप्त करता है, राष्ट्रपति। संसद द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल ट्रीटीज और समझौते यानी एमओयू, ये जो चीजें हैं उस किसके नाम पर की जाती हैं। अच्छा, राष्ट्रपति अपने घर पे बैठे, उनको पता नहीं उनके नाम से ट्रीटी होगी, पता होता है, पर मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति खुद हस्ताक्षर करने नहीं जाते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही हैं, कल को भारत किसी के साथ कोई न्यूक्लियर डील फाइनल कर रहा है, कोई लेन देन, कोई समझौता, व्यापारिक समझौता या कोई एमओयू साइन कर रहा है, तो वहां पे प्रधानमंत्री आपको दिखेंगे वहां बातचीत करते हुए, या कोई मिनिस्टर दिखेंगे, परंतु वो जो फॉर्म है या जो आपका एमओयू है उसमें नाम किसका लिखा होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कल को कुछ हुआ तो उनसे बात करना, हमें नहीं पता, फंसा देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत करते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज को समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है ना। लग रहा होगा ना बहुत सारी पावर्स है राष्ट्रपति के पास, पर यूज नहीं कर पाते वैसे, है ना। उनके हाथ ऐसे पकड़ लिए, जब छोड़ते हैं तब वो यूज करते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, तो चलती रहती हैं उनकी शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स राष्ट्रपति की। धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य है, संसद में आपको यदि धन विधेयक या वित्त विधेयक पेश करना है तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही संसद में आप उसको पेश कर सकते हो। इसके अलावा केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष कौन रखवाता है, अनुदान। अनुदान मतलब होता है आपका फंड्स। फंड्स की मांग करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए पहले, और आपकी एक निधि है आकस्मिकता निधि, इस पर कंप्लीटली किसका कंट्रोल है, तो आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में है, राष्ट्रपति। ये जो टॉपिक्स हैं, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, संयुक्त अधिवेशन, ये सेपरेट आर्टिकल्स है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीजें, है ना। हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और इस वित्त आयोग का गठन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वित्त आयोग और वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, भाई राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ। और तीनों सेनाओं का जो कमांडर होगा तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। अगर मैं किसी चीज का प्रमुख हूं तो उसकी नियुक्तियां किसके पास होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। सेम यदि तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ यदि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही तो थल सेना, वायु सेना और नौ सेना अध्यक्षों की क्या करेगा, तो वह भारत की सेनाओं के कमांडर हैं और वह नियुक्ति करते हैं आपके सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुखों की, ठीक है। ईमानदारी से बताना किसको तीनों सेना प्रमुखों के नाम याद है, दिल पे हाथ रख के बोलना, झूठ मत बोलना, नहीं है याद। हाँ, समय हम जाया नहीं करेंगे, कल मुझे तीनों नाम चाहिए, ठीक है। हम राष्ट्रपति में ही आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अब देखो हमने ये टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लिया है, तो मैं यहां बहुत अब डीप में जाने वाला नहीं हूं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा। अब राष्ट्रपति का इसमें क्या रोल होता है ये मैंने आपको बता दिया है आपातकालीन शक्तियों में, ठीक है। और पर हमें ये चीज पता है कि इन तीनों पावर्स को यूज करने का, लागू करने का, रद्द करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। क्षमादान शब्द मतलब क्या हो गया? क्षमादान माफ कर देना। दिल किसका बड़ा है? राष्ट्रपति का। दिल बड़ा है तो माफ भी कर देते हैं, क्षमा भी कर देते हैं। पर पहले समझते हैं कि क्षमा करना किसको है। अच्छा, क्या लगता है राष्ट्रपति स्वतंत्र है? जिसको मन किया माफ कर दिया? कुछ बंधन होंगे राष्ट्रपति के ऊपर। तो क्यों दिए राष्ट्रपति को जब बंधन ही देना था तो? हाँ, ये बंधन तो अब अलग ही बंधन है। देखो, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कब कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज बनाया ताकि आप उस चीज को, आप मुझसे पूछो उससे पहले मैं पूछ लेता हूं आपसे, क्यों कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? पता है? मैं हूं ना बताने के लिए। देखो, कब कर सकते, आर्टिकल तो पता है ना? आर्टिकल नंबर 72। राष्ट्रपति निम्नलिखित उल्लिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या उल्लिखित है। जब राष्ट्रपति किसी ऐसी व्यक्ति के खिलाफ सजा के मामले पर विचार कर रहे हो जिसने केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध किया है, यानी उसका जो अपराध है वो ऐसा है जो केंद्रीय कानून के भीतर किया गया है। मतलब कि केंद्र सरकार ने हत्या के लिए कोई कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने बलात्कार के लिए कोई कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने अपहरण के लिए कोई कानून बनाया है, तो उस कानून के भीतर रहते हुए यदि उसने कोई अपराध किया है तो उस पर सुनवाई या विचार कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी भी मामले पर नहीं, ठीक है? जब राष्ट्रपति सजा के एक मामले पर विचार कर रहे हो, अपराधी या दोषी को कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत द्वारा कोई सजा दी गई हो, है ना? अब ये चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये कोर्ट मार्शल क्या होता है और सैन्य अदालत क्या होती है। जब आपको एक्चुअल में कोर्ट मार्शल होता क्या है? आपने सेना सेना देखी है, 3 सेनाएं होती हैं। सेना के मामले कभी हमारे नॉर्मल न्यायालय में नहीं चलते, उनकी एक अलग से कोर्ट होती है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। और जब उन्हें सजा दी जाती है तो उन्हें दी जाती है कोर्ट मार्शल के तहत सजा। और जो हमारे सेना के अधिकारी होते हैं, जब उन्हें कोर्ट मार्शल के तहत सजा दी जाती है तो उन सजाओं को भी लघुकरण या कम करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पहला उन मामलों पर सुनवाई कर सकते हैं जो केंद्रीय कानून के अधीन है। दूसरा, राष्ट्रपति उन कानून पर सुनवाई या उस मामले पर विचार कर सकते हैं जो कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुनाई गई है। तीसरा, जब कोर्ट द्वारा किसी अपराधी को मौत की सजा दी गई हो तब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आदमी का ऊपर जाना एकदम कंफर्म हो चुका है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। देखो, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ का बहुत फेमस कथन है ये न्यायालय का। पर न्यायालय कोशिश करता है कि पूरी जांच हो सके और सबूत इकट्ठे हो सके कि फांसी की सजा कोई छोटी सजा होती नहीं है। आप किसी को, आप मानव के जीने का अधिकार उससे छीन रहे हो, है ना? मानव को जीने का अधिकार दिया गया, आप उसे मृत्यु दंड देकर उसके इस मानव के जीने के अधिकार को ही समाप्त कर रहे हो। तो कोर्ट इस चीज को सुनिश्चित करता है कि अपराध बहुत बड़ा हो। पहली चीज, अपराध की वजह बहुत बड़ी हो। अब कोई राक्षसी व्यक्ति है, मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी ने 50 हत्याएं करी हैं, या कोई साइको व्यक्ति है उसका काम ही हत्याएं करना है। अच्छा, कुछ व्यक्ति होते हैं जो हत्या भी ऐसे करते हैं कि देख के तुम लोग ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो? कौन सी मैंने हत्या कर दी यहाँ पर? तुम लोग को इमेजिन करने बोला क्या मैंने? इतना डूबा मत करो सब्जेक्ट में, ठीक है? जो बोल रहा हूँ केवल वो सुनो, है ना? तुम लोग बिल्कुल इमेजिन कर लियोगे किसी की गर्दन लटकी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए हैं। बहुत मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज तुम लोग। तो कई बार ऐसा कृत्य कर देता है दोषी की अदालत मजबूर होती है उसको फांसी की सजा सुनाने के लिए। तो जब फांसी की सजा सुना दी जाती है तो सजा बड़ी है, आपके जीने का अधिकार छीना जा रहा है। इसके बाद भी इसलिए राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि आप उस पर विचार करो कि क्या इन्हें सही में मृत्यु दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बहुत से ऐसे मामले हैं जिस पर राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ करके उम्र कैद में बदल देते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो बहुत, जैसे बलात्कार के मामले, निर्भया केस है, तो उसमें राष्ट्रपति साफ तौर पर बोल देते हैं कि इन्हें माफ करना मतलब देश में एक गलत संदेश भेजना, तो इन्हें तो आप पहली फुर्सत में लटका दो। राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों की सीमाएं हैं कुछ, है ना? खुलेआम बिल्कुल रोज बांट नहीं सकते, इसको कम कर दो, इसको फ्री कर दो, और इसको इसकी इसकी फांसी को कम कर दो, ऐसा नहीं। देखो, कुछ सीमाएं हैं। सरकार से स्वतंत्र होकर राष्ट्रपति अपनी क्षमा शक्तियों का प्रयोग, बांध लिया ना हाथ? दुख बहुत हो रहा होगा तुम लोगों को राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है? इसके बाद, दया याचिका पर फैसला करते समय राष्ट्रपति को किसकी सलाह? अरे यार, राष्ट्रपति जी बेचारे हर जगह मंत्रिमंडल से पूछे बिना कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये बंधन है उन पर
किन मामलों पर सुनवाई कर सकते हैं और ये उन पर क्या है, बंधन है। क्लियर है, अच्छे से ये चीज क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां देखो, भारत के संविधान में आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 61 क्षमादान की शक्ति देता है राज्यपाल को। ठीक है, पर यहां भी डिफरेंस आएगा। जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास है वो एग्जैक्ट पावर सेम किसके पास नहीं है, वो आपको अभी पता चलेगा कौन कौन सी पावर्स नहीं है। फिलहाल आर्टिकल देखिए, 72 में किसको दी गई है पावर, राष्ट्रपति को, और 161 में किसको दी गई है पावर। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को प्रदान की गई शक्तियों का उल्लेख है। जब भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया किसी व्यक्ति की सजा या सजा के मामले में कोई कार्यवाही करते हैं तो वो क्षमादान की शक्तियों का रूप ले लेती हैं। हालांकि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, अभी हमने देखा। अब आपको ये देखना है, राष्ट्रपति 5 प्रकार से अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। पार्डन क्षमा, विराम, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण, ये 5 पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की। अब हमें ये देखना है कि इनके भीतर क्या है ना, कि ये क्षमा क्या कहलाता है, विराम क्या कहलाता है, प्रविलंबन क्या कहलाता है, तो हम इन चीजों को देखेंगे। देखो सबसे पहले क्षमा, इसमें राष्ट्रपति अपनी क्षमा शक्ति का प्रयोग करके सजा को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तथा दोषी की सजा व दंड या दंड के आदेशों को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, कि जाओ बेटा स्वतंत्र जीवन जियो अपना। कौन सी शक्ति का प्रयोग करके, क्षमादान की शक्ति का उपयोग किया और बोला तुम्हारा दंड भी माफ, और दंड के जो आदेश तुम्हारे लिए दिए गए थे हम उसको भी क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, तो अब अपना स्वतंत्र जीवन जियो। ये है क्षमादान की शक्ति। दूसरी शक्ति विराम, राष्ट्रपति अपनी शक्ति के द्वारा किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को विशेष परिस्थितियों में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि किसी गर्भवती महिला को यदि सजा मिली है तो उसकी सजा अवधि को बदला जा सकता है। कैसे, मान के चलो कि हत्या की गई और हत्या के लिए 10 साल की सजा है, और वही हत्या अब एक गर्भवती महिला ने की है, तो दोनों यहाँ पर सेंस थोड़े से चेंज हो गया। हत्या तो दोनों ने की है, मुजरिम तो दोनों है, पर अब गर्भवती महिला है तो कुछ चीजें हैं जो उसको दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती हैं, है ना, उसको सजा देना सही नहीं है। दूसरी चीज, वहां पे बच्चे का जन्म होना सही नहीं है। सरकार बहुत चीजें सोचती है ना इन चीजों के बारे में, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नया बच्चा नवजात शिशु जन्म ले वो उस हालातों में जन्म ले ताकि उसकी अपब्रिंगिंग गलत हो जाए। तो सरकार बहुत चीज सोचती है। तो ऐसे मामले में अपनी विराम शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति उस स्पेशल स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए सजाओं को बदल सकता है ना। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो चीटिंग है, हमने भी मर्डर किया हमको 10 साल, उसने मर्डर किया उसको 5 साल, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तीसरी आती है प्रविलंबन की शक्ति। अपनी इस क्षमा शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेषकर मृत्यु दंड के निष्पादन पर क्या लगा सकता है, इस पर राष्ट्रपति जो सजा है उस पर अस्थायी समय के लिए रोक लगा देते हैं। सजा माफ नहीं की ना, सजा कम करी, सजा पे क्या लगाई है, रोक लगाई है। एकदम ये नहीं बोला कि अब आप फ्री हो गए हो। इसका प्रमुख उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा मांगने या उसे कम करने के लिए समय देना है। अब होता क्या है कि मान के चलो किसी को फांसी की सजा सडन 1 महीने बाद दी जा रही है, अब एक समय सीमा होती है कि राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन जाएगा, राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे, फिर मंत्रिमंडल से शायद परामर्श होगा और उसके बाद शायद उसकी सजा माफ भी हो जाए। पर इतनी प्रोसेस में तो 2-3 महीने का टाइम लग गया, तब तक राष्ट्रपति जी बोले कि इसको माफ किया जाता है, वो तो 2 महीने पहले चल बसा, 2 महीने पहले ही उन्हें लटका दिया गया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उसकी सजा पर रोक लगाते हैं, कि जब तक मैं विचार कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है तब तक उसकी सजा पे क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है, तो उसको होल्ड करके रखेंगे। तो ये कौन सी शक्ति होती है, प्रविलंबन की शक्ति। इसके बाद परिहार, जब राष्ट्रपति अपनी इस क्षमा शक्ति का प्रयोग करते हैं तो इसमें सजा की अवधि को कम करने का निर्णय ले सकते हैं। आप एक चीज समझना, अब आप कंफ्यूज मत होना कि सजा को तो यहां भी कम किया गया था, यहां बोला गया था स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर सकता है, यहां जो सजा कम हो रही है वो सबके लिए कर सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें सजा का चरित्र वही रहता है। उदाहरण के लिए 2 साल के कठोर कारावास की सजा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन कारावास तो कठोर ही रहेगा, है ना। हो सकता है किसी को कारावास दिया गया, कठोर कारावास दिया गया, है ना,
कई बार होता है ना कुछ स्पेशल या फिर कुछ ज्यादा बड़े मुजरिम को कुछ अलग रखा जाता है, अलग बैरिक में रखा जाता है, अलग तरीके से रखा जाता है, तो उसे कठोर कारावास बोला जाता है, या उनकी दिनचर्या को कठोर बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि 2 साल की जगह हम 1 साल कर देंगे, पर तुम्हें किसी भी तरह की ढील नहीं देंगे। जैसा कठोर कारावास तुम झेल रहे थे, तुम इसी प्रकार का कठोर कारावास झेलते रहोगे। इसमें सिर्फ दंड की अवधि को कम किया जाता है, दंड के स्वरूप को बदला नहीं जाता है। ठीक है, और फिर आता है आपका लघुकरण। राष्ट्रपति इस क्षमा शक्ति का प्रयोग करके दंड के स्वरूप को ही बदल सकते हैं। फिर से हम चलते हैं, क्षमा दान की शक्ति में राष्ट्रपति ने मुक्त कर दिया था, किया था। दूसरा क्या था आपका, विराम में क्या किया, स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए सजा का स्वरूप वो बदल सकते हैं। तीसरा प्रविलंबन, क्या होता है प्रविलंबन में, क्या होता है, कुछ समय के लिए उस सजा में रोक लगाई जा सकती है जब तक राष्ट्रपति विचार कर रहे हैं। और चौथा हमने अभी क्या देखा कि राष्ट्रपति उसके स्वरूप को नहीं बदलेंगे, स्वरूप नहीं बदलेंगे, केवल अवधि बदल सकते हैं। क्लियर है चीजें। पांचवा लघुकरण, इसमें स्वरूप को ही क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी अपराधी को कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो आपने देखा यहां पे क्या बदला गया है, स्वरूप। फांसी को किस में बदल दिया, कारावास में बदल दिया। तो लघुकरण शब्द का उपयोग होता क्या है, हम लघुकरण में जब जाते हैं तो हमें लगता है सजा कम कर दिया, शब्द से लग रहा है ना, लघु करना मतलब कम करना, पर यहां लघुकरण का मतलब है आपकी सजा के स्वरूप को बदलना। फांसी को बदल के क्या कर दिया। वहीं अगर अपराधी को कठोर कारावास मिला है तो उसे साधारण कारावास में बदला। अभी हमने ऊपर देखा था कि यहां पे केवल अवधि बदली जा रही है, पर कारावास कठोर ही रहेगा। यहां पे तो स्वरूप ही बदल गया, कठोर को क्या कर दिया, मृत्यु को क्या कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। तो ये 5 प्रकार की शक्तियों का उपयोग कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में अंतर क्या क्या है, आप बताओ क्या अंतर होगा। क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकते। देखिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल दोनों को ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो आप आज से ये चीज याद रखना कि क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास नहीं है, 2 लोगों के पास है, एक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 72 और राज्यपाल को संविधान। हाँ, लेकिन इन दोनों की क्षमा शक्तियों में कुछ अंतर है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी गई शक्तियां हैं। अब इसमें अंतर देख लेते हैं। कोर्ट मार्शल में क्षमा करने की शक्ति, कोर्ट मार्शल ये होता है जो आपके आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स जो होते हैं, इनको सजा कौन सुनाता है, एक स्पेशल कोर्ट जिसे कोर्ट मार्शल बोला जाता है, जो आर्मी का कोर्ट होता है। ठीक है, और उन्हें जब सजा दी गई है या कठोर दंड दिया गया है तो उसे कम करने का अधिकार किसके पास है, कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति सिर्फ किसके पास है, क्योंकि आर्मी ऑफिशियल कमांडर इन चीफ कौन है, क्या राज्यपाल है, नहीं है। आर्मी से संबंधित जो वाद आएंगे उस पर विचार करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो पहली पावर छीन ली राज्यपाल से कि उसके पास कोर्ट मार्शल से संबंधित पावर्स नहीं है। सेना अधिकारियों से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति राज्यपाल किसी भी प्रकार के अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकता, ना ही सुनवाई कर सकता है, ना ही सजा के स्वरूप को बदल सकता है। मृत्यु दंड में क्षमा, भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा के मामले में भी क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति नहीं है। तो 2 चीजें हो गई, पहला कोर्ट मार्शल के संबंध में शक्ति राज्यपाल के पास है क्या, नहीं है। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास है क्या, बस इतना ही अंतर है। इसके बाद सजा को कम करना, बदलना, स्पेसिफिक पर्सन के लिए चेंज करना, ये सारी पावर्स राज्यपाल के पास है। तो जो नहीं है वो केवल 2 हैं, इसके अलावा जो सारी पावर्स हैं वो सेम चलती हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति की। तो ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब इसके बाद है आपकी वीटो पावर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, है ना। अब हमारे इंडिया में भी तो वीटो पावर्स हैं, हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है वीटो पावर्स, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप राष्ट्रपति की पावर्स को डिटेल में पढ़कर आइए और इसमें जो भी समस्या आती है आप मुझे बताइए। ठीक है, जय हिंद।